हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लाइव विद रौनक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मैं 50 क्वेश्चन को सॉल्व करवाया जाएगा। सभी क्वेश्चंस जो हैं वो आपके लिए आने वाले एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे, तो वीडियो को पूरा देखना है, स्किप बिल्कुल मत करना है। और वीडियो शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो आज का पहला प्रश्न है मॉक टेस्ट का। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? सैयद अहमद खां, मोहम्मद अली जौहर, मोहम्मद इकबाल या सैयद आमिर अली? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बन रहा है ऑप्शन नंबर ए। अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय की स्थापना जो है वो सैयद अहमद खां के द्वारा की गई है। कब की गई है? 1920 में। 1920 में सर सैयद अहमद खान के द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है और 1921 में भारतीय संसद के एक अधिनियम के माध्यम से इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया है। ठीक है, तो सैयद अहमद खां के द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय की स्थापना की है। नेक्स्ट है 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन या स्वामी विवेकानंद? तो राइट आंसर है 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई है। ठीक है, आपको मुझे कमेंट में ये बताना है कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन इसमें सही हुए हैं आपका। ठीक है, स्कोर क्या बना है इस मॉक टेस्ट में। प्रश्न नंबर 3 है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती या राजा राधाकांत देव? तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा डी सी। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। 10 अप्रैल 10 अप्रैल 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 10 अप्रैल 1875 में मुंबई में की गई थी। आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन था और इसकी स्थापना पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया स्वरूप हिंदू धर्म में सुधार लाने के लिए की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद के द्वारा, सॉरी दयानंद सरस्वती के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मुंबई, बेलूर मठ, चेन्नई या कुंभकोणम? तो इसका राइट आंसर है रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय जो है वो ऑप्शन नंबर बी, बेलूर मठ में स्थित है। कहाँ पर ये बेलूर मठ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में आपका बेलूर मठ पड़ता है, जहाँ रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय स्थित है। ठीक है, कहाँ पर? पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के बेलूर नामक क्षेत्र, जिसे बेलूर मठ के नाम से जाना जाता है। और रामकृष्ण मिशन जो है इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। किनके द्वारा? स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1 मई 1897 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, किस जगह विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार में बताया था? न्यूयॉर्क, शिकागो, वाशिंगटन डीसी या लॉस एंजल्स? सही उत्तर है शिकागो, ऑप्शन नंबर बी। शिकागो में विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद के द्वारा हिंदू धर्म के बारे में विस्तार में बताया गया था। कब? 1893 में, जो शिकागो में विश्व धर्म संसद में। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या धोलावीरा? ऑप्शन नंबर डी राइट है इसका। धौलावीरा जो था ये 3 भागों में विभाजित था। और 3 भाग कौन कौन से थे इसका? एक था दुर्ग भाग। कौन सा? एक था दुर्ग भाग इसका, एक था मध्यनगर, ठीक है, और एक था इसका निचला नगर। तो धौलावीरा जो था हड़प्पा काल में 3 नगरों में विभाजित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष जो है वो कहाँ से मिले हैं? बनवाली, चंदहुड़ो, सूतकांगडोर या सुरकोटदा? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो घोड़े की अस्थियों के अवशेष मिले हैं वो आपके सुरकोटदा से मिले हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट है। कहाँ से? सुरकोटदा से। अगला प्रश्न रहने वाला है, उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? बच्चों को एक औपचारिक नाम दिया जाता है, बच्चे को सूर्य और चंद्र के औपचारिक दर्शन कराए जाते हैं, बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है या बच्चे का विवाह किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। ठीक है, उपनयन समारोह जो जिसे उपनयन संस्कार भी बोलते हैं,
इसमें जनेऊ पहनाया जाता है और विद्या का आरंभ करवाया जाता है बच्चे के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्व वर्णन है? वरुण, अग्नि, इंद्र या शिव? ऋग्वेद में जो सबसे अधिक देवता सबसे शक्तिशाली जिनका माना गया है वह है आपके इंद्रदेव जी, ठीक है। इंद्रदेव को ऋग्वेद में सर्वाधिक महत्व देखने को मिलता है और सबसे ज्यादा उल्लेख जो है वो इंद्र देवता ही का है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, 24वें जैन तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ, ऋषभ, महावीर, अरिष्ट नेमि। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, महावीर स्वामी जो थे वो 24वें जैन तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देव नाम प्रिय नाम से किसे दिया गया था? हर्ष, अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। सम्राट अशोक को देव नाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है देवों का प्रिय, ठीक है। देव नाम प्रियदर्शी जो था वो अशोक को जाना जाता था, जिसका नाम था देवों का प्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख करता है? प्रथम, चतुर्थ, 10वां या 13वां? तो आपका राइट है ऑप्शन नंबर डी, 13वां। 13वां शिलालेख जो है उसमें कलिंग विजय का वर्णन हुआ है अशोक के 13वें शिलालेख में, और कलिंग युग के बाद जो था अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक निम्नलिखित में किससे संबंधित है? जैन से, सिखों से, बौद्धों से या हिंदुओं से? तो त्रिपिटक ग्रंथ जो है ये आपका बौद्धों से संबंध है क्या? त्रिपिटक जो है ये बौद्ध ग्रंथ है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया है कहाँ पर? कुशीनगर, श्रावस्ती, सारनाथ या बामियान में? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुशीनगर में, ठीक है। भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची प्रतिमा जो है वो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। 13 दिसंबर 2013 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस बहु करोड़ परियोजना की आधारशिला रखी थी, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई? ठीक है, क्या पूछ रहा है? लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या बाबर? राइट आंसर है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है, बलबन। लौह एवं रक्त की नीति जो है वो बलबन ने अपनाई थी। किस लिए अपनाई थी? मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए। मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए लौह एवं रक्त की नीति अपनाई गई थी बलबन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? इब्न बतूता जो कि एक मोरक्को यात्री था। कौन था? मोरक्को यात्री था। ये किसके शासनकाल में भारत आया था? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता जो था वो भारत आया था, जो अफ्रीका के मोरक्को देश का रहने वाला था, ठीक है। 1333 ईस्वी में। कब? 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, भारत पे तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? ऑप्शन है 1294, 1417, 1213 या 1398। ऑप्शन नंबर डी राइट है। 1398 ईस्वी में भारत पर तैमूर के द्वारा आक्रमण किया गया था। यह आक्रमण तुगलक वंश के लिए सबसे घातक सिद्ध हुआ था, ठीक है। किस वर्ष? 1398 ईस्वी में भारत पर तैमूर के द्वारा आक्रमण किया गया था, और तैमूर लंग ने हिंदू राजाओं और शासकों को नष्ट करने के उद्देश्य से 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन है? यदुन बर्नी, हसरत निजामी, इशामी या इब्न बतूता? तारीख फिरोज शाही जो है ये जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखी गई है। भारत फारसी इतिहास पे लिखी एक किताब है, ठीक है। इसके द्वारा जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा यह किताब जो है वो 1357 ईस्वी में पूरी हुई थी। जियाउद्दीन बर्नी एक मुस्लिम राजनीतिक विचारक थे। वे मोहम्मद बिन तुगलक और फिराज शाह तुगलक के शासन काल के दौरान रहे थे, ठीक। किसके द्वारा लिखी गई है तारीख फिरोज शाही? जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है किसके दरबार में कवि थे? इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अमीर खुसरो जो थे वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे, जिन्हें भारत का तोता और कव्वाली के जनक
का रूप में भी जाना जाता है, ठीक है? इन्हें कव्वाली के जनक भी कहा जाता है और उन्हें कव्वाली के निर्माण का श्रेय भी दिया जाता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मेरठ, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद। तो बुलंद दरवाजा जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी आगरा में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? कस्तूरबा गांधी, बीकाजी कामा, सरोजिनी नायडू, बेगम हजरत महल। तो ऑप्शन नंबर राइट है इसका डी राइट है, बेगम हजरत महल। ठीक है, बेगम हजरत महल जो थी ये 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी थी। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? संभाजी, राजाराम, जीजाबाई, ताराबाई। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ताराबाई। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व जो था वो ताराबाई के हाथों में था। ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट है 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी के द्वारा बनाए गए कारतूस पर आपत्ति थी? एटकिंस, एनफील्ड, लेमिंगटन, विंचेस्टर। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी एनफील्ड कंपनी के द्वारा जो कारतूस बनाए गए थे उनपे चमड़ी जानवरों की चमड़ी लगी होती थी, जिस कारण सिपाहियों को वहाँ के कारतूसों से कारतूसों से बनाए गए उस कंपनी की कारतूसों से बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी, जो 1857 का सिपाही विद्रोह को एक प्रमुख कारण बना था। अगला है भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? 1852, 1872, 1881 या 1952। राइट आंसर है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है। 1872 ईस्वी में सबसे पहली जनगणना करवाई गई थी और यह जनगणना जो थी यह ब्रिटिश सरकार ने कराई थी। ठीक है, और क्योंकि ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। ठीक है, 1872 में। अगला है टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? हैदराबाद, मदुरई, मैसूर या विजयनगर। हैदराबाद, मदुरई, मैसूर या विजयनगर। टीपू ऑप्शन नंबर सी राइट है, मैसूर का शासक था और इन्हें मैसूर के बाग के नाम से प्रसिद्ध थे। मैसूर के बाग। टीपू सुल्तान जो था वो मैसूर का शासक था और ये मैसूर के बाग के नाम से प्रसिद्ध थे। अगला है निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? आसिफुद्दौला, सादत खां, शुजाउद्दौला या सफदरगंज। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो आपको नजर आ रहा है सादत खां, जिनका पूरा नाम सादत खान बुरहान उल मुल्क था, वो अवध के पहले नवाब थे। ठीक है, 1722 ईस्वी में नियुक्त किए गए थे। कब? 1722 ईस्वी में नियुक्त किए गए अवध के प्रथम नवाब थे। कौन? सादत खान। इनका पूरा नाम था सादत खान बुरहान उल मुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन था ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही है, टीपू सुल्तान के द्वारा ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी। ठीक है, किसने? टीपू सुल्तान ने। नेक्स्ट है किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया? अकबर, शाह आलम या जियाउद्दीन बर्नी या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए है अकबर। मुगल बादशाह अकबर के द्वारा इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया गया। इलाहाबाद जिसे वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना 1583 में मुगल सम्राट अकबर ने की थी। अकबर ने ही इसे इलाहाबाद नाम दिया था। नेक्स्ट है खिज्र खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश या शाह वंश। तो खिज खान जो था ये सैयद वंश से संबंधित था। ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट है बृहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? कुषाण काल, गुप्त काल, हर्षवर्धन काल या मौर्य काल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मौर्य काल। बृहद सांची स्तूप जो है इसका संबंध सीधा सीधा मौर्य काल से है। ये मौर्य काल से जुड़े स्तूपों में सबसे बड़ा स्तूप है। ठीक है, मौर्य काल की कला का वर्णन करता है ये स्तूप। सबसे पुरानी पत्थर की संरचनाओं में से एक है ये बृहद सांची का स्तूप। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1921, 1930, 1935 या 1955। ऑप्शन नंबर ए राइट है, 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। ठीक है, 27 जनवरी 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना जे एम कीन्स के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? जे एम
किसके द्वारा की गई थी? यह 3 प्रेसिडेंट बैंकों को एकल इकाई में विलय करके बनाया गया था। ये 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, ठीक है? 3 बैंकों का विलय करके तब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। कब? 27 जनवरी 1921 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्थापिका का कार्य नहीं है? कानून बनाना, बजट पारित करना या कार्यपालिका पर नियंत्रण? व्यवस्थापिका का कार्य यहाँ पर कानून बनाना नहीं है, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। व्यवस्थापिका का कार्य क्या नहीं है? बजट बनाना, बजट पास करना, बजट पारित करना, कार्यपालिका पर नियंत्रण, ये तीनों ही कार्य जो है ये हैं किसके? व्यवस्थापिका के। बट इसका जो कानून है ये सरकार के लिए कानून नहीं बनाता है, ठीक है? व्यवस्थापिका जो है ये सरकार का ही एक अंग है, लेकिन ये जो है कानून नहीं बनाता। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला है, सामाजिक समझौता सिद्धांत प्रणेता कौन है? हॉब्स, लॉक, रूसो या सभी विकल्प सही है? तो सामाजिक समझौता का सिद्धांत जो है इन्हीं तीनों का है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट है, सभी विकल्प सही है। अगला है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई थी? 65वें, 69वें, 72वां या कोई विकल्प सही नहीं है? ऑप्शन नंबर बी राइट है। 69वें संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई थी। दिल्ली में विधानसभा की स्थापना 1993 में की गई थी और 1991 में संविधान के 69वां संशोधन को दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था और इस संशोधन के तहत दिल्ली को विशेष दर्जा दिया गया था। साथ ही राज्य के लिए एक विधानसभा और मंत्रिपरिषद भी बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 386 किसे वर्णित करता है? आपातकाल की घोषणा, विशेष परिस्थितियों में मौलिक अधिकार का स्थगन, न्यायपालिका द्वारा रिट जारी करने की शक्ति या संविधान संशोधन की संसद शक्ति? इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पे 386 नहीं 368 है, ठीक है? 368 में क्या वर्णित है? संविधान संशोधन की संसद की शक्ति, ठीक है? संविधान संशोधन की संसद की शक्ति जो है ये आपका 368 में वर्णित है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हड़प्पाई स्थल हरियाणा में स्थित है? धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगन या आलम? ऑप्शन नंबर बी है, राखीगढ़ी जो है एक हड़प्पा स्थल है। ये आपका हरियाणा के हिसार जिले में पड़ता है। कहाँ पर? हरियाणा के हिसार जिले में है राखीगढ़ी, जो कि एक हड़प्पा स्थल है। यह स्थल घग्गर और हकरा नदी के मैदान में है और राखीगढ़ी भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में चोर मीनार किसके द्वारा बनवाई गई थी? अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब, फिरोज शाह तुगलक या अकबर? तो दिल्ली की जो आप बात कर रहे हैं यहाँ पे हम चोर मीनार की, ये आपका किसके द्वारा बनवाई गई है? ऑप्शन नंबर इसका राइट है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में स्थित चोर मीनार का निर्माण करवाया गया था। ऐसा माना जाता है कि जो लोग उस समय चोरी जैसे आरोपों में पकड़े जाते थे उन्हें चोर मीनार में ही सजा दी जाती थी। कहा जाता है कि दोषी का सिर काटकर मीनार में मौजूद 225 सुराखों पे लटका दिया जाता था, ऐसा बोला जाता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान वंदे मातरम लोगों का लोकप्रिय गीत बना था? खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन? ऑप्शन नंबर डी है इसका, स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम लोगों का लोकप्रिय गीत बना था, ठीक है? साल 1905 में भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। इसके बाद साल 1911 तक स्वदेशी आंदोलन चला था और यह आंदोलन बंगाल में जो था वो सबसे असरदार रहा था और भारत में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? ये जो आंदोलन है ये वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें ये गाना जो था लोगों का लोकप्रिय गीत बन गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान दिल्ली सल्तनत की अल्पकालीन राजधानी थी? देवगिरी, अहमदाबाद, जयपुर या कुरुक्षेत्र? ऑप्शन नंबर ए राइट है, देवगिरी। देवगिरी जो था ये दिल्ली सल्तनत की अल्पकालीन राजधानी बनी थी, ठीक है? ऑप्शन नंबर क्या है? ए राइट है, देवगिरी। देवगिरी दिल्ली सल्तनत की अल्पकालिक राजधानी थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली की आबादी के बड़े पैमाने पर स्थानांतरण को प्रेरित करके राजधानी को दिल्ली से आधुनिक महाराष्ट्र में देवगिरी ले जाने का आदेश दिया था। किसने?
मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो रहा है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है अढ़ाई दिन का झोपड़ा किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या मध्य प्रदेश? ऑप्शन नंबर सी राइट है इसका। अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है ये राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है। कहाँ पर पड़ता है ये? राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है। और 40 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। कमेंट में जरूर बताइएगा आपके 40 में से कितने बने थे और 50 में से कितने। नेक्स्ट क्वेश्चन है योशंग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? राइट आंसर है मणिपुर। मणिपुर राज्य में योशंग त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, कहाँ पर? मणिपुर के प्रमुख त्योहारों में से योशंग जो है वो एक माना जाता है। और समारोह में हिस्सा लेने के लिए विभिन्न समुदाय के लोग एक साथ होते हैं इस त्योहार में। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है कश्मीर की पूर्वी सीमा कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी है आपका लद्दाख क्षेत्र जो है ये कश्मीर की सबसे पूर्वी सीमा मानी जाती है। ठीक है, कश्मीर की सबसे पूर्वी सीमा लद्दाख क्षेत्र है। और लद्दाख जो है वो 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बना था, जिसमें लेह और कारगिल 2 जिले शामिल हैं। नेक्स्ट है जलपाईगुड़ी किस नदी के किनारे पर स्थित है? गंगा, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र या तीस्ता, या 2 बार तीस्ता है। और तीस्ता ही आपका राइट आंसर है। जलपाईगुड़ी जो है ये आपका पश्चिम बंगाल का एक शहर है जो कि तीस्ता नदी के किनारे बसा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा भौतिक लक्षण सिंधु और गंगा नदियों के बीच जल विभाजक की भांति का कार्य करता है? राइट आंसर है अरावली रेंज। अरावली चोटी जो है, ठीक है, अरावली चोटी सिंधु और गंगा नदी के घाटियों के बीच जल विभाजन की तरह काम करती है। अरावली भारत के पश्चिमी भाग राजस्थान में स्थित एक पर्वतमाला है। यह भारत की भौगोलिक संरचना का प्राचीनतम पर्वत भी है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, मिनिकॉय। तो इसका राइट आंसर है ए और बी दोनों है, क्योंकि ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर के निकट है। ठीक है, कहाँ पर पड़ता है? पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूरी पर है। यह द्वीप अंडमान सागर में सक्रिय भूकंपीय टेक्टोनिक प्लेटों पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? यह द्वीप अंडमान सागर में सक्रिय भूकंपीय टेक्टोनिक प्लेटों पर स्थित है। अगला है भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी वर्षा का अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है? केरल, मराठवाड़ा, गंगे पश्चिम बंगाल, कोरोमंडल और रायलसीमा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। भारत के कोरोमंडल और रायलसीमा क्षेत्र अपनी बारिश का ज्यादातर हिस्सा उत्तर पूर्वी मानसून से पाते हैं। उत्तर पूर्वी मानसून से शीत ऋतु में तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर बारिश होती है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट है, कोरोमंडल और रायलसीमा। नेक्स्ट है तापमान को किसी विशिष्ट डिग्री में व्यवस्थित करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण क्या कहलाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, थर्मोस्टेट। क्या कहलाता है? थर्मोस्टेट। नेक्स्ट है मनुष्य के नाखून किसके बने होते हैं? ऑप्शन नंबर डी आज का राइट है, केराटिन। ठीक है, इंसान के जो नाखून होते हैं वो केराटिन नामक प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, केराटिन जो होता है वो एक प्रकार का प्रोटीन होता है जिससे नाखून बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी धमनी मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त परिवहन नहीं करती है? क्या पूछ रहा है? मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन नहीं करती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पल्मोनरी आर्टरी चीज। ठीक है, क्या? पल्मोनरी धमनी जो है वो मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 50 है लास्ट आपका। हरे पालक में प्रचुर मात्रा में कौन सी विटामिन होती है? विटामिन ए, बी, सी या सभी विकल्प सही? राइट आंसर है हरे पालक में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाई जाती है। ठीक है, हरा पालक जो होता है वो आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फोलेट के साथ साथ विटामिन ए का भी स्रोत होता है। तो ये थे आपके आज के 50 महत्वपूर्ण धमाकेदार क्वेश्चंस। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये 50 में से कितने जो हैं आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाए हैं और आपका स्कोर जो था वो क्या रहा था। ठीक है, तो हम मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय।